हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस 2022 का जो पेपर 2 मार्च को हुआ था उसका हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन सभी क्वेश्चंस को हम बेसिक से और साथ के साथ एग्जाम अप्रोच से करने वाले हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस में आप अपना टाइम बचा सकते हो और शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो। वो तरीका हम आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी त्रिभुज में एक ट्राइंगल आपको दे रखा था पी क्यू आर। इंग्लिश में भी आपको बोलता चला जाऊंगा क्योंकि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है उनको प्रॉब्लम होती है, तो हम दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और क्यू आर है वो इक्वल है और ओ है वो इंटीरियर पॉइंट है कोई भी ट्राइंगल इस ट्राइंगल का, और पी क्यू आर सच दैट कि ओ पी आर है वो बराबर है ओ आर पी के। तो देखो सिंपली आपसे ये बोला है कि एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है, देखो पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं। तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि पी क्यू और क्यू आर ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, और ओ है वो एक इंटीरियर पॉइंट है, कोई भी ओ पॉइंट हो गया जिसमें आपको एंगल दे रखा है कि एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है ओ पी आर, ये किसके बराबर है? ये है ओ आर पी के, ओ आर पी के इस एंगल के बराबर है। तो देखिए, अगर दोनों एंगल सेम है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। देखो, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। अब क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखो, पी क्यू आर है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओ बिंदु पी क्यू आर का केंद्रक है, यानी सेंट्रोइड है। तो देखो, सेंट्रोइड क्या होता है? जहाँ पे मीडियन क्या हो, इंटरसेक्ट करती हो, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है मीडियन के बारे में, तो ये गलत, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि पी ओ क्यू और आर क्यू ओ, पी ओ क्यू, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो पी ओ क्यू और आर क्यू ओ, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा? सर्वांगसम होगा, ये पूछा है। तो देखो, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये बीच वाली तो क्या हो गई? कॉमन हो गई, यानी तीनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। एस 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 से क्या हो जाएगा? ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है? ट्रू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला और तीसरा क्या है? करेक्ट है। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रायिकता से पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है कि एक कांच के पात्र में 6 क्या हैं? वाइट गेंदे हैं, 8 ब्लैक हैं और 4 रेड हैं और 3 क्या हैं? ब्लू हैं। यदि पात्र में से एक कंचा है, ठीक है, कांच यहाँ पे क्या है? कंचा है। तो एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो इसके काले और नीले होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, यहाँ से काले और नीले यानी कितने तरीके से आ सकता है? काले कंचा है 8 तरीके हैं, ठीक है, 8 तो काले कंचे हैं और नीले कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे 11 में से आएगा। ठीक है, 11 में से आएगा, और कितने में से? टोटल कितने आउटकम है यहाँ पे? तो टोटल में से कितने आ सकते हैं? 11 तरीके से आ सकते हैं। टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ पे टोटल कितने हैं? तो 6 और 8 14, 18, 18 और 3 21। तो टोटल 21 में से 11 तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है 8 जो नीले हैं और काले पूछे हैं, तो यहाँ पे टोटल आउटकम में से इतना आएगा। तो यही क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्रमशः हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 आपको नल दे रखे हैं और उनके माध्यम से प्रवाहित जल का जो अनुपात है उनका व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल है वो अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है, और सभी नलों के को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो, इनकी डायमीटर का रेशियो दे रखा है और इनकी अगर इनका जो व्यास का रेशियो के अनुपात में होगा, इनको जो प्रवाहित जल की अनुपात है वो कितना होगा? उनके व्यास के स्क्वायर के रेशियो में। ठीक है, यानी उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ से उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? इनके स्क्वायर के रेशियो में होगी। तो कितना हो जाएगा? 4:9:16। तो तीनों नलों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास। इसमें बोला है कि सबसे जो बड़ा नल है यानी 16 जिसकी एफिशिएंसी है सबसे बड़ा होगा, तो इसकी एफिशिएंसी से ये अगर भरता है तो 81 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ से इसकी कैपेसिटी आ जाएगी क्या? टैंक की कितनी आ जाएगी? देखो, 16 लीटर है, वो 16 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 81 मिनट में कितना भरेगा? 16 इंटू 81, इतना लीटर पानी भरेगा। तो इसकी कैपेसिटी हो गई। अगर इसको टोटल तीनों नल खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगा? तो यहाँ से इनका टोटल कर लो, ये टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 16 9 25 और 4 29।
तो 29 की एफिशिएंसी से इसको भरेंगे तो इतना टाइम लगेगा। तो देखो सिंपली इसको सोल्व कर लो। 16 एकम 16 का 6 हासिल की 1, 16 इंटू 128, 128 और 1 129, ठीक है। 1296 डिवाइडेड बाई 29। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में देख लो यहाँ से कितना आ रहा है। देखो 29, 129 है ना, तो 3 चौक 12 होगा, यानी 4 बार जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लगभग एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसका शुरू में क्या है 4 है। तो आपको बस इतना ही करना, आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना। अगर यहाँ से कुछ ऑप्शन में ही दे रखा होता तो हम यहाँ पे पूरा सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखो पहला डिजिट ही मिल गया तो आपको क्या करना है, बस टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है कि यदि tan a प्लस बी इतना है, tan a माइनस बी इतना है, तो a और b के मान बताना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे √3 है, तो यहाँ से a प्लस बी का मान तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा क्या। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से a माइनस बी कितना है, 30 डिग्री। a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, तो अगर a निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 6 और 3 90, 90 का आधा कितना होता है, 45। और अगर b निकालना है तो या तो पुट कर दो या इनका डिफरेंस करके 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, 45 और 15। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि ए बी, बी सी और ए डी और सी डी, इसकी लंबाई आपको, सी डी की लंबाई आपको बताना है, बाकी 3 की दे रखा है। तो देखो सिंपली आपसे ये बोला है कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से स्पर्श करता है। तो आपको थ्योरम पता होगी इसमें। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि ए बी, इनकी विपरीत साइड का सम क्या है, वो इक्वल होता है। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू होता है बी सी प्लस ए डी। तो आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ए बी दे रखा है 18 है, सी डी तो आपसे पूछा है, इक्वल टू बी सी आपको दे रखा है 21 है, और ए डी कितना दे रखा है 15 है। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 36, और यहाँ पे 18 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, फिर 18 होना चाहिए, तभी 36 बनेगा ना यहाँ पे। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, इस थ्योरम पर रिलेटेड। तो जब भी सर्किल है किसी क्वाड्रिलेटर को स्पर्श करता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अपोजिट साइड का सम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो, सिंपली आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है कि डिविजिबल किससे होगी। तो देखो लास्ट का डिजिट क्या है, 6 है, तो 5 से तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, 8 से चेक करते हैं। देखो यहाँ से 8 से चेक करना है तो 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट के तीनों डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 3 से 8 चौक 32 नहीं जा रहा, तो 8 से भी नहीं जा रहा। 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 4 इंटू 3, ठीक है, 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 4 से तो डिविजिबल है, 3 से एक बार 4 का और देख लेते हैं यहाँ से। तो देखो सीधा ऑप्शन ही दे रखा ना, यहाँ पे केवल एक दे रखा है 4 ऑप्शन का, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 16 है, 16 4 से डिविजिबल है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास डी ऑप्शन हो गया ना तो फिर आप क्यों चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया सवाल है कि 2 जहाज हैं वो एक प्रकाश स्तंभ के विपरीत इस प्रकार हैं कि वे तीनों सरेखीय हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइट हाउस है और इसके दोनों तरफ क्या है, जहाज है। तो एक का एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और एक का 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बन रहा है 30 डिग्री, और इसके अपोजिट में कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इनके दो जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस है वो 230√3 दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। आपसे पूछा क्या है कि इसकी हाइट कितनी होगी। जैसे मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, h है, ये क्या है, h है। तो यहाँ पे h है तो 30 है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपके पास 30 हो तो हाइट का क्या होता है, ये h√3, ये √3 गुना होता है। यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/√3 होता है, ये उतना होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है ना, तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, सम कितना है, यहाँ से जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 4h/√3। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 230√3। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, देखो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 × 4 = 20 और 4 × 7 = 28, या तो आप वैसे कर लो, ठीक है, 3 से गुना कर दो, यहाँ से पॉइंट में आएगा ना। तो 4h = कितना हो जाएगा, 230 × 3 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा 23×69 होगा, डिवाइडेड बाई 4 करोगे, यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 2, 4 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 29, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, 172.5 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, देखो इसमें अगर आपको इस तरीके से एच वगैरह नहीं पाना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे,
देखो फिर आपको देखो इसमें रेशियो का आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है कि उसमें रेशियो क्या होता है, हमेशा आपको पता है कि 3:1 में होता है, या तो इस तरीके से, या आप इसको मान लो, देखो बीच वाले को मान लो आप √3। जैसे आप इसको √3 मानोगे, देखो इसको √3 मानोगे तो ये तो क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया तो ये √3 मान लिया हमने। तो 60 डिग्री है तो 1/√3 होता है, तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया। और जैसे यहाँ पे करोगे आप 30 डिग्री है तो इसका √3 गुना होगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 और 1 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 230√3, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू है, √3 की वैल्यू पूछा है। तो सिंपली यहाँ तक इतना सा करके भी आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है, अगर आप h नहीं मानना चाहते। बाकी आप यहाँ पे 1 भी मानोगे ना, 1 मान कर भी सोल्व करोगे तो भी कर पाओगे, यहाँ पे x मानोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको जो बेसिक तरीका वो तो आपको माइंड में रखना ही है, और उसको शॉर्ट बनाने को आपको कोशिश करनी है, ठीक है। जितना आप शॉर्ट करोगे उतना ही टाइम बचेगा। देखो बहुत ही ईजी सवाल पूछा गया है, x + 1/x 4 है, x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो सिंपली आप तो बिना पेन लगाए कर सकते हो, 4 का स्क्वायर -2 करोगे, 16 -2 करोगे 14 आ जाएगा। दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो देखो दो संख्या क्या हो जाएगी, एक तो 110 हो जाएगी और 125 हो जाएगी। दोनों संख्याओं के बीच में रेशियो पूछा है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22:25, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दो कर्मचारियों की आय का अनुपात है वो 7:4 है, ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक है 4800 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। तो देखो इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 7:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:1, ठीक है। अब देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा, वही सेविंग होगा, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कि जितना वो कमाता है उसमें से कितना खर्च करता है, ठीक है, बाकी का जो बचा होगा वो सेविंग होगी। तो यहाँ पे आपको देखो बिल्कुल आपको इक्वल दे रखा है, 4800 दे रखा है कि दोनों ही कितना बचाते हैं 4800 बचाते हैं, यानी इनका डिफरेंस है वो सेम दे रखा है। तो आपको यहाँ पे भी इनका डिफरेंस सेम बनाना है। यहाँ पे तो देखो डिफरेंस कितने हैं 4 है और यहाँ पे 3 है, तो अलग अलग डिफरेंस है ना, तो हमें सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 2 का, तो इसको तो यहाँ पे गुना कर दो। यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है, तो इसको 3 से गुना कर दो। तो नया रेशियो क्या बन गया यहाँ से 14:8 और यहाँ से कितना बन गया 9:3। अब देखिए यहाँ से जो डिफरेंस है वो इक्वल बन गया, यहाँ पे कितना बन गया 5 और यहाँ पे कितना बन गया 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4800 दे रखी है। 5 यूनिट की वैल्यू 4800 है, तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 960। पूछा क्या है कि टोटल उसकी मासिक आय कितनी है, तो टोटल कितनी है इनकी इनकम 14 और 8 कितनी हो जाएगी 22, तो 22 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो 96 इंटू 2 कर दो पहले तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, और इंटू 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता ही है, 2 9 और 2 11 का 1 हासिल की 1, 9 और 10 1 11 का 1 हासिल की 1, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 21,120, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए 14 और 8 है ना, 14 और 8 22 होगा, तो 22 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी 11 का मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो आप चेक कर सकते थे कि कौन सा, देखिए यहाँ से अगर आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे 11 का, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3 ये 11 से डिविजिबल है, 2 और 1 3 5 और 1 6, तो ये डिविजिबल नहीं है, 2 और 8 और 5 13, तो ये एक हो, ये भी है, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते थे, फिर आपको आगे सोल्व करना पड़ता था। तो अगर मैच हो जाता है तब तो सोल्व करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं होता, ये बी ऑप्शन नहीं होता है, सी ऑप्शन नहीं भी होता है 11 से डिविजिबल, एक ऑप्शन होता तो ये अपना आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर 2 बार आ जाता है तो फिर हमें सोल्व करना ही पड़ता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है πr² होता है, इस मान लीजिए इसका जो होगा 4πr² टोटल होता है, तो टोटल 4πr² होता है, यानी r² है तो r² के टर्म में होगा, ठीक है। तो सक्सेसिव कम होगा, 48% कम कर दिया। आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ से, या फिर आप 100 मान के भी कर सकते हो। तो आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ से a + b - ab/100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 48 तो कितना हो जाएगा 100 - 4 यानी 96 माइनस 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो 48 का स्क्वायर होगा तो कितना कम है 50 से 2 कम है, तो 25 - 2 यानी 23 0
4। ठीक है, ये हो जाएगा। ये स्क्वायर निकालना आपको आता ही है। देखो 48 का स्क्वायर करना है ना, तो कितना कम है, 50 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो यहाँ पे 25 में से आपको कम करना है। यहाँ पे 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो 23, और जो 2 कम है उसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 23 0 4, यहाँ पे डबल जीरो नीचे है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 96 माइनस 23.04 करेंगे, 24 घटा दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 72.96%। क्लियर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक आदमी है वो 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद में इसे 6,000 रुपये में बेच देता है। देखो 5,000 रुपये में खरीदा, 6,000 रुपये में बेचा, यानी 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। 2 वर्ष के बाद वह उसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदता है और 10,000 रुपये में बेचता है। कितने रुपये का प्रॉफिट कमाता है, 2,000 रुपये का। दोनों लेन देन में उसका समग्र यानी टोटल आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो मुझे बताइए उसने प्रॉफिट तो कितना कमाया, यहाँ से ऊपर वाले में 1,000 रुपये कमा लिए और नीचे वाले में 2,000 कमा लिया, यानी टोटल तो 3,000 रुपये कमा लिए उसने। और कितने पर कमाए, 5,000 पहले लगाए थे और 8,000 बाद में, तो 8 और 5 13,000। ठीक है, तो 13,000 रुपये उसने 3,000 रुपये कमा लिए, तो टोटल कितना जाएगा, इतना प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 3 से 3 जीरो गया, 300/13 हो गया। 300/13 का मतलब कितना हो गया, देखो 13 का मतलब 1/13 का मतलब कितना होता है, तो 7 से 9/13 होता ना, इंटू 3 करना है, तो 7 ये 21 और 9 ये 27, तो 27/13 तो कितना जाएगा 13 दूना 26, यानी 23 यहाँ से 1/13 होगा ना, तो 23.07 के आसपास होएगा, 23.07, तो 23.08 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। ठीक है, नाव चला सकता है, और यदि नदी की जो स्पीड है वो 45 नहीं है, यहाँ पे 4.5, कितनी है 4.5 किलोमीटर प्रति होवर की स्पीड से चल बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। टोटल कितने, 2 घंटे का लगता है। तो वह स्थान कितने दूरी पर स्थित है, टोटल आपको डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो सिंपली यही होता है कि v1, दोनों स्पीड को गुणा कर दो, v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। अब यहाँ पे देखो v1 v2 आपको ये नहीं रखना, ये v1 v2 नहीं है। जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाएगी, तो 10 और 4.5 कितना हो जाएगा 14.5, तो ये स्पीड होगी उसकी v1। ठीक है, और जब वो वापस आएगा तो ये अप स्ट्रीम से आएगा, तो 10 माइनस 4.5 होगा, यानी कितना हो जाएगा 5.5, तो ये हो जाएगी इसकी v2। तो v1 प्लस v2 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 इंटू टोटल टाइम कितना लगा है 2 घंटे का, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 10, तो देखो कितना आ जाएगा 14 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 10 होगा, यानी जीरो, यहाँ से सिंपली कितना हो गया 14.5 इंटू 0.55। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेशन में चलना है, 14.5 को 0.55, यानी इसका देखो 50% निकालना है, तो लगभग कितना होगा 72, यानी 7.2 के आसपास होगा। जब इसका 50% निकालोगे 0.5 और निकालोगे तो फिर यहाँ पे 0.72 इस तरीके से आएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा ये 7.9 के आसपास आएगा, 7.9 के आसपास आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर। तो आपको जब भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा दे रखी हो ना, तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन में कर लिया करो। ठीक है, पूरा आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ से 14.5 है ना, इसका 50% 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करने का मतलब इसका आधा कर दो, देखो आधा करेंगे तो 7.2 हो जाएगा, तो लगभग 7 के आसपास आएगा, 7.2, और उसमें कुछ प्लस और करेंगे तो लगभग 7 से और 8 के बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में आने वाला है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए समीकरण का निकाय क्या हो, असंख्य यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपके 2 लाइन हो, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हो, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हो तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा हमेशा। तो आपको बोल दिया जाए कि जो दो इक्वेशन है उनका एक सॉल्यूशन है, यानी वो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये इसका डायग्राम बनेगा। अगर 2 लाइन हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी इसका 0 सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर 2 लाइन है, जैसे ये लाइन है L1 और इसी के ऊपर एक और लाइन L2 है, तो देखो इनफाइनाइट टाइम पे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके क्या हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, यानी ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम ही है,
ठीक है, दोनों लाइन क्या है, सेम ही है, इसलिए इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो देखो 17 प्लस ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है, तो दोनों इक्वेशन के असंख्य हल हैं, यानी दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो देखो अगर यहाँ से मैं इस इक्वेशन को अगर 23 से डिवाइड कर दूँ ना, तब आपको देखो आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ से x प्लस 23 एकम 23 और यहाँ से कितना बचेगा, 23 या 69 प्लस, और यहाँ से जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 अंटे 104, 23 नाम 117, नहीं 23 चौक 92, 23 पंजे 115 और 23 छीगी 138, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 17 बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, 17 से गुना कर देंगे, यहाँ से 17 से गुना करेंगे, 102 भी बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे 17x है, और यहाँ पे कितना होगा 17 इंटू 13, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 17 इंटू 13, ये हो गई। तो देखो कितना आ गया, 7 या 21, 221। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर आपको करना है तो 17/23 इसको इक्वल कर दो किसके, m/299 के। क्लियर है, इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 13 बार, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू 17, जो किसके इक्वल होगा 221 के। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी और सी ने निश्चित निवेश किए और उनकी काल अवधि, ठीक है, उनका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम था वो आपको रेशियो इतना दे रखा है, और उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इतना दे रखा है, उनके निवेश का अनुपात पूछा है। तो सिंपली देखो यहाँ से इनका निवेश का अनुपात पूछा है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, उनका टाइम हो जाएगा, तो 4/3 इनका डिवाइड कर दो, ठीक है, यही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 14 का डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया। तो यहाँ तो कितना हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको सिंपली सोल्व कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, अब देखो इसको सिंपली सोल्व करना है तो यहाँ से एलसीएम से गुना कर दो, 3 दूनी 6 से, पूरी इक्वेशन को 6 से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 8 हो जाएगा, यहाँ 2 तिया 6 9 हो जाएगा, और यहाँ से 12, ठीक है ना, 8 9 और 12। नेक्स्ट देखो, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपये में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल पूछा गया है कि अगर 44% का, अगर 100 रुपये मार्क प्राइस है, 44% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में उसने 56 में बेचा होगा, ठीक है। तो ये 56 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 56 यूनिट की वैल्यू है, और 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, 56 यूनिट की वैल्यू है, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ से सिंपली सोल्व कर लो, तो देखो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको 14, और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे 25, 14 से डिवाइड कर दो 14 70 और 4 84 84, और यहाँ से 3 बचेगा, 14 दूना 28 और 7 बचेगा 14 ये हो जाएगा 25 इंटू 625, यानी कितना हो गया, देखो 25 इंटू 25 इंटू 25, तो 25 का क्यूब हो गया ना, तो 25 का क्यूब कितना होता है आपको याद होगा, 16,625 होता है, 16,625 होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल है वो 1500 है, उनका HCF है वो 10 है। तो देखो HCF है अगर 10 दे रखा है तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं 10x और 10y, दोनों संख्याएं यही होगी। उनका गुणनफल 1500 है, तो इनका गुणनफल है वो 1500 दे रखा है। तो ये मुझे बताइए यहाँ से x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ गई 15 हो गई ना, तो x और y 15 हो सकती हैं, तो यहाँ पे क्या पेयर हो सकते हैं 1 इंटू 15 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है 3 पंजे 15 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो टोटल कितनी पॉसिबल है 2 पेयर पॉसिबल है इसके। देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा गया लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर लंबा है, तो एक आयताकार पार्क है इस तरीके से, इसकी लंबाई तो कितनी है 120 है और चौड़ाई 104 है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है। तो देखो ये चौड़ा जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर है, तो पूरी तरह से अंदर है, तो इस तरीके से 1 मीटर का है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चारदीवारी के साथ चलते हैं और रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की सफ़ेद रेखा पोती जानी है। तो यदि प्रत्येक मीटर पर सफ़ेद रेखा पोतने पर 2.5 रुपये का खर्चा आता है, तो रास्ते के अंदर के किनारे का पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो देखो सिंपली आपसे यही पूछा इसमें कि आपको लेंथ ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है। अंदर एक रास्ता है जो 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर चौड़ा है,
ये 1 मीटर चौड़ा है। आपसे पूछा है कि इस अंदर वाले जो पाथ है, इसको, इस लाइन को अगर आपको कलर करना है तो उसका खर्चा कितना आएगा। अगर एक, जैसे मान लीजिए इसका 2.5 रुपये 1 मीटर का लग रहा है, तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है ना। तो देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये टोटल 120 है, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक कम हो गया, तो इसकी तो लंबाई कितनी होगी, 118 होगी। और यहाँ पे चौड़ाई देखो टोटल इसकी कितनी है, 104 है, तो यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर कम हो गया, तो कितना हो गया, 102। क्लियर है। तो यहाँ से इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो 118 और 102, 120, 220 हो गया। 220 प्लस 220 कितना हो जाएगा, 220 प्लस 220 कितना हो जाएगा, 440। क्लियर है। और एक का कितना लग रहा है, 1 मीटर का 2.5 रुपये लग रहे हैं, तो 2.5 गुना हो जाएगा यहाँ से। तो 44 2 88, 88 और 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88, 880 और प्लस 220, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900, 1000, 1100, तो टोटल 1100 रुपये लगने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे हैं वो अगर सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए, मतलब कितने फ्रेश हैं। तो देखो इसमें से 12% तो क्या है, ख़राब है ना, तो 12% तो कितना हो गया, देखो 35 का 12% कितना हो गया, 35 और 35 2 70, ठीक है, और 7 और जोड़ दो यानी 42 अंडे। 350 का 12% कितना हो जाएगा, देखो 10% तो कितना होगा, 35 होगा, और 2% कितना हो जाएगा, 7 और हो जाएगा, तो 42 अंडे तो खराब है। बाकी के बच्चे कितने हैं, 308 अंडे, तो वो सही है। 3 वर्ष में 8,000 रुपये पर दो बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर है वो 800 रुपये है। यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर है वो R1 और R2 है, तो R1 माइनस R2 क्या होगा। तो जब भी आपको दो डिफरेंस दे रखो, देखो एक तो डिफरेंस यहाँ पे ब्याज का दे रखा है और दूसरा डिफरेंस आपसे पूछा है, तो सिंपली आप वही फॉर्मूला लगा दो सिंपली। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 800 रुपये, कितने पर, 8,000 रुपये, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटू 100। तो देखो आपको यही लगाना, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको बस पता होना चाहिए 800 रुपये पर कितने साल के, 800 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, 8,000 पर, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटू 100। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 10/3। 10/3 का मतलब कितना हो गया, 3 सही 1/3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का अनुपात औसत बताना है। तो देखो घनों का योग कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही होता है टोटल। अगर आपको सम निकालना हो तो टोटल 5 के लिए पूछा है, तो 5 × 6 डिवाइडेड बाई करेंगे तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। तो ये तो टोटल सम आ गया। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से 45। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। बाकी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इनका क्यूब करके जोड़ के 5 का भाग दे देना, तब भी कितना आएगा, 45 आएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 1681 है। देखो इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 1681 है ना, किसका है, 41 का। बाकी अगर आपको पता भी ना हो ना, वो भी बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। देखो स्क्वायर रूट, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है ना, तो या तो 1 का होगा, यूनिट डिजिट क्या है, 1 होगा, जो स्क्वायर रूट आएगा ना उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या फिर क्या हो सकता है, 9 भी तो हो सकता है ना, 9 नाम 81 होता है, उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आता है, तो या तो 9 होगा या 1 होगा। ये हो गया ना, पता चल गया, लास्ट के 2 डिजिट उड़ा दिया। अब देखो ये 16 है, कौन से स्क्वायर के बीच में होता है, तो ये देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये तो 16 है, किसके हैं, 16, यानी 4 का स्क्वायर ही है, तो मिनिमम को रखना होता है हमेशा। अगर ये बीच में होता ना तब भी हम मिनिमम को ही रखते हैं, तो ये तो इक्वल है तो 4 रख देंगे। तो या तो ये 41 का होगा या फिर क्या होगा, 49 का होगा। तो अब पता कैसे करेंगे ये 49 का है या 41 का है, तो 4 के बाद में जो संख्या क्या है, 5, इनको गुना करेंगे 20। तो अगर ये 20, देखो 20 आ गया ना, अगर ये 20 से कम है तब तो कम वाला लेंगे, अगर मान लीजिए 20 से ज़्यादा होता, यहाँ पे 20 से ज़्यादा होता, तब हम 49 लेते हैं। क्लियर है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है, 41 का है, तो 41 + 8 49 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। ये देखो सिंपली है, 12 और 13 25, 25 में से 25 गया 0, 56 बचा, 56 देखो यहाँ से माइनस का 16 हो गया, -16 और 30 और +16 कितना हो जाएगा यहाँ से 46। निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। देखो सिंपली आपको अर्थमेटिक मीन पूछा, टोटल जोड़ के भाग देना है। तो देखो यहाँ से 23 और 17, यहाँ से 40 40 60 60 और 70 80 90 100, तो 100 डिवाइडेड 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
निम्नलिखित का मान बताइए। तो देखो यहाँ से साइन 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 65 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 25, इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 25 लिख सकते हैं। अब देखो कोस 25 और कोस 65 दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि जब भी देखो साइन 25 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस 25 करेंगे ना, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, कोस 65। एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है। 8,000 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज क्या होगा, जब क्या हो, हाफ ईयरली हो। तो जब हाफ ईयरली हो तो नई रेट तो क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 2 साल हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट कितनी हो गई इसकी, इफेक्टिव रेट पता है ना आपको, 10% के लिए 2 साल के लिए कितनी होती है, 21%। तो सिंपली आप इसका 21% निकालो, 21% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, और 0 का तो 0 है ही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1680 रुपये। तरीके तो बहुत है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी तरीके हैं, कैसे निकाल सकते हो आप। जैसे 10% आया ना, तो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 10 से 11 हो गया, 2 साल के निकालना है तो 100 से 121 हो गया, 100 से 121 हो गया। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21 रुपये। तो देखो 8,000 है ना, 8,000 ये 100 की वैल्यू है और 21 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से फिर सोल्व करोगे तब भी कितना आएगा, 1680 रुपये। ठीक है, लेकिन ये बड़ा मेथड है तो ये आपको यूज नहीं करना। ए बी सी हैं वो 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 11 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ए बी सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, देखो ए बी और बी सी इनका सम कितना है, 20 है, और यहाँ पे ए सी भी कितना है, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 9 है, ये 11 है और ये भी कितना है, 20 है, तो ये तो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है, लीनियर हो गया, तो इसमें तो सर्किल बनने ही वाला नहीं है, तो कितने बनेंगे, 0 बनेंगे इसमें तो। लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो देखो एक क्यूब से काटा जा रहा है ना, तो क्यूब से काटा जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, इस तरीके से ये क्यूब है, तो इसमें से हमें एक क्या काटना है आपको, इसमें से गोला काटना है, तो गोला काटना है, इसको टच करता हुआ कटेगा इस तरीके से, टोटल मैक्सिमम ये निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी इसकी साइड का आधा, रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी साइड की आधी हो जाएगी क्यूब की, तो क्यूब की साइड तो 21 है, तो यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2। ठीक है, तो यहाँ से इसका आयतन पूछा है, आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 कर दो, इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। सिंपली इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 कट गया, 2 से काटेंगे, ये 11 बार चला गया, 7 या 21, ये कट गया, 21 इंटू 21 इंटू 11 करना, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इंटू 11 करना है, ट्रिक आपको पता है 11 को गुना करने की, 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 का 4, 48 51, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जब भी आपको देखो अगर आपको आयतन पूछा जा रहा है तो ये हमेशा जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे आप ऑप्शन भी चेक कर सकते थे कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। देखो यहाँ से 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये नहीं है, 5 और 4 9, 8 और 1 9 ये है, 6 और 5 11, 8 8 16 ये नहीं है, 5 और 2 7 और 8 1 9 ये भी नहीं है, केवल एक ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड से भी आप कर सकते हो। देखो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, ये पूछा गया है कि इसका आपको क्या बताना है, बहुलक बताना है, यानी मोड आपको बताना है। क्लियर है, तो देखो मोड निकालने का वैसे इसका फॉर्मूला होता है, बाकी आप यहाँ पे शॉर्ट तरीका भी लगा सकते हो। कैसे, जब भी मोड है तो मोड का मतलब बहुलक, जो कितनी बार जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा बार कब आई है, तो देखो ये सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, 11 बार, तो यही होगा। तो इसमें इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है, तो ये 25 और 30 के बीच में होगा। ठीक है, जो मोड होगा वो 25 और 30 के बीच में होगा, केवल एक ऑप्शन आपको दे रखा था 25 और 30 के बीच में। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये फॉर्मूला होता है जब भी आपको इंटरवल दे रखा हो उसका मोड निकालने का।
कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूले से भी आपको बता देता हूँ कि भविष्य में अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर पाओ। तो देखो इसमें लोअर लिमिट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, तो 11 बार आया सबसे ज़्यादा बार, तो इसको पकड़ लो। तो ये तो हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद दिन वाला F2, ठीक है, ये तो होगी फ्रीक्वेंसी की बात। ये लोअर लिमिट हो गई L, और इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है देखो 5 से 10, 10 से 15, तो ये क्या है, इसका इंटरवल है, ये इसे बोलते हैं H। क्लियर है, फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो सबसे लोअर लिमिट तो कितनी है 25 प्लस F1 कितना है 11 माइनस F0 कितना है 9 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी 22 माइनस कम वाला 9 और ज़्यादा वाला 10 इंटू यहाँ पे इंटरवल कितना है 5। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखो 25 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 19, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 3 3 9 यानी 28.3333 आने वाला है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। बाकी आप ऑप्शन से करोगे तो आप तरीका वो लगा सकते हो, ठीक है, कि इसके बीच में कौन सा आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी टोटल 3 बार की गई है। तो पात्र में अब कितना दूध है, ठीक है। तो देखो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो कि इनिशियल में कितना था 40 लीटर, ठीक है, इसमें 40 लीटर इनिशियल था, फिर बाद में चेंज कितना गया 40 में से इनिशियल, और इसमें से 40 में से कितना लीटर निकाला गया 3 लीटर निकाला गया ना, तो कितना चेंज किया इसमें 36, ठीक है, ये बचा 36 कितने में से 40 में से, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाई 40, और इसको कितनी बार किया गया 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप यहाँ से रेशियो निकालो, देखो 36 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 9/10 हो गया ना, तो 9/10 है। ये कितनी बार दोहरा गया है 3 बार है, तो 9/10 9/10, ये लास्ट में बच जाएगा आपके पास कितना दूध बचेगा। क्लियर है, सोल्व कर लो। यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 इंटू 4 करोगे तो 9 चौक डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, ये आएगा क्या यहाँ से, और यहाँ से 7 चौक 28 और 1 29। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, 29.96 आ रहा है अपना। देखो 9 का क्यूब कितना हो गया 729 इंटू 4 करेंगे 9 3 27, 9 चौक 36 होता है ना यहाँ पे, 9 चौक 36, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल की 1, 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 29.16। क्लियर है। बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इनिशियल क्वांटिटी माइनस अक्स कितना निकाला गया है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इसकी पावर n, जब आपको कितनी भी बार भी दिया गया, यहाँ पे 3 बार दिया गया तो 3 बार कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा इसका जो फाइनल है वो मिश्रण आ जाएगा जो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूध की मात्रा पूछेगी तो फाइनल कितना हो जाएगा 29.16। क्लियर है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में है, नेक्स्ट शिफ्ट का करेंगे जो 4 मार्च को आपको पूछा गया था, ठीक है, 4 मार्च को पूछा गया था, उसके बाद में 5 को पेपर हुआ नहीं था, 6 और 7 को पेपर हुआ था, ठीक है, सॉरी 2 और 3 मार्च को हुआ था। 2 मार्च का आज कंप्लीट कर लिया है, 3 मार्च का हम कंप्लीट कर देंगे कल को करेंगे, और 4 को पेपर हुआ नहीं था, 5 और 6 को हुआ था। इस तरीके से टोटल 4 पेपर हुए थे। क्लियर है, तो टोटल है बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसी तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।